संकट के बीच वेज और नॉन वेज खाने की बहस तेज हो गई है। अभी तक सार्स, जीका वायरस और इबोला जैसी भयंकर जानलेवा बीमारियां जानवरों के जरिए फैली है। माना यह जा रहा है कि कोरोना भी चमगादड़ या पेंगोलिन के जरिए फैला है। कोरोना फैलने के बाद से कच्चा मांस बिल्कुल रेकमेंड नहीं किया जा रहा है। सवाल अब यहाँ पर यह है कि क्या नॉनवेज खाने से बीमारियां फैलती हैं? क्या वेजिटेरियन फूड खाने से हम भविष्य में इस तरह की जानलेवा बीमारियों से बच सकते हैं? वेजिटेरियन फूड के क्या है फायदे और नॉनवेज के क्या है नुकसान? आज हम अपने पैनलिस्टों के सामने यही सवाल रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ खास शो में जुड़ रहे हैं न्यूट्री हेल्थ के फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन वली और नेचुरोपैथ डेरिल डिसूजा। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर मोहसिन, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई खास ठोस सबूत नहीं है कि नॉनवेज खाने से बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन फिर भी यूएन की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत अगर हम देखें तो लाइवस्टॉक हेल्थ हमारी ग्लोबल हेल्थ चेन की सबसे कमजोर कड़ी है। इस रिपोर्ट में जो ये बात हाईलाइट की गई है उसका क्या तात्पर्य हो सकता है? ह्यूमन हेल्थ कौन सी अच्छी है इंडिया में? हम लाइव स्टॉक हेल्थ से कंपेयर कर रहे हैं। वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी डिसऑर्डर्स, bad air quality and so many adulterated foods, which Shikaji would like to tell you and audience. We are living in a bad world. In India, we are consuming a lot of bad air quality, food adulterants. So the animal health in India, the livestock's health as a whole, talk of chicken, beef, mutton, anything, all these sounds come to vegetarian people very obnoxious. You know, vegetarianism is a very superior thing, and there is a whole world, there is a lobby to promote vegetarianism, which is a very right thing to happen. All promoters of yoga, healthy diets, all saints, sages, pujaris, good people, they are promoting vegetarianism as a whole without any abnormal or without any vested interest, because this is good. I'm telling you, because vegetarian food is healthy food and human beings are not carnivorous. We are made to eat vegetarian food. But since the history tells us, we have been शिकार करते थे लोग, आखेट उसके लिए वर्ड यूज होता था, और इसका जिक्र जो है बहुत ज्यादा पुरानी किताबों में भी है. I'll not say religious books, but it's everywhere. So what I want to convey is that vegetarianism should be promoted day by day. People should adapt healthy diet day by day, and we should conserve the consumption of non-vegetarian food, and we should not kill. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं मास्क के सिलसिले में महावीर को पढ़ रहा था, भगवान महावीर को. तो भगवान महावीर ने कोरोना के लिए नहीं लगाया था मास्क. उन्होंने मास्क इसलिए लगाया था, मेरे मुंह में जाके कोई जीव जो है वो उसकी डेथ ना हो जाए, जो एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया है उसकी डेथ ना हो जाए मेरे मुंह में जाके. इस हाई इंटेंशन से भगवान महावीर ने मास्क लगाया था. तो इतनी जब हमारे बुजुर्गों ने सोचा है, हज में जाते हैं, अगर चींटी भी मर जाए तो जुर्माना देना पड़ता है अगर हम अंग वस्त्रम की हालत में होते हैं हज में. तो ये हर धर्म ने बताया कि जीव हत्या मत करो भाई. ये थोड़ी है कि आप काट काट के खाए जाओ. जैसा भोजन शरीर में जाता है वैसे ही हमारे अमाल, हमारे एक्शंस, हमारी थिंकिंग, हमारी पर्सनैलिटी बनती है. अगर हम सात्विक भोजन खाएंगे, हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, लोगों का फायदा पहुंचाएंगे. हमारे जीवन पर, हमारी मानसिकता पर पड़ेगा, हमारी हेल्थ पर भी पड़ेगा. डॉक्टर शिखा, अगर आप हमारे साथ जुड़ गई हैं तो मुझे आपसे भी ये सवाल पूछना है कि अगर हम कह रहे हैं कि जानवरों के जरिए ये तमाम बीमारियां, इन्फेक्शंस फैल रही हैं, तो ये कैसे होता है? क्योंकि अगर हम एक बार जो महामारी हुई है उनके पीछे की बड़ी वजह देखें, 2003 में सार्स, चमगादड़ या स्विस कैट के जरिए, 2009 में स्वाइन फ्लू, सूअरों के जरिए, मार्स, ऊंट के जरिए, इबोला, चमगादड़, जीका वायरस की बात करें तो बंदरों से ये इंसान में आई है. HIV भी अफ्रीका के जंगलों में जो जानवर हैं उनके जरिए फैली है. तो ये किस तरह से इंसानों तक पहुंच रही है? आपने बिल्कुल सही कहा. जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि जितने भी ये डिफरेंट वायरसेस हैं ये स्पीशीज जंप करते हैं.
और जैसे जो वाइल्ड में जैसे बैट्स हैं या इस तरह के एनिमल्स हैं जो रहते हैं, तो उनके जो उनको वायरसेस इम्पैक्ट करते हैं वो एक अलग तरीके का इम्पैक्ट आता है। जब इंसान इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स खाते हैं या इस तरह के डिफरेंट चीज़ें खाते हैं जो एक्चुअली नॉर्मल समाज में उसमें हाइजीनिकली नहीं है और उसमें कई बीमारियां हैं, तो ऐसे जब वाइल्ड एनिमल्स को जब खाया जाता है, और आपको पता ही है कि चाइना में और कई ऐसी कंट्रीज़ में इस तरह के जैसे इंसेक्ट्स खाए जाते हैं या वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, स्पीशीज़, इनफैक्ट कई जगहों पे तो कंट्रीज़ ने कोशिश की है बैन लगाने की कि आप नहीं खा सकते ऐसी सारी चीज़ें। तो वो एक एग्जॉटिक चीज़ें जब ये खाते हैं तो कई बार ये स्पीशीज़ जंप कर जाता है वायरस, और जब ये स्पीशीज़ जंप करता है तो नेचुरली वो एक नए तरीके का सिम्टम लाता है, नई तरीके की बीमारी लाता है, और फिर धीरे धीरे करके जब वो ह्यूमन स्पीशीज़ जंप करके पहुंच जाए एक बार, तो फिर वो ह्यूमंस में तेज़ी से फैलता है, बिकॉज ह्यूमंस में फिर उस तरह की एंटीबॉडीज़ उस समय नहीं होती हैं। ऑफकोर्स समय के साथ तो बनी जाती हैं, मगर ये स्पीशीज़ जंप करने का जो प्रॉब्लम है वो है। नंबर 2, अगर आप देखें कि किस तरीके से एनिमल फार्मिंग होती है, मतलब उनको छोटे छोटे इनक्लोज्ड एरियाज़ में उनको रखा जाता है, उनको खाने में हार्मोन्स दिए जाते हैं, उनकी मोबिलिटी ख़त्म होती है, वो इनफैक्ट बीमार होते हैं बिल्कुल, और वो बीमार चीज़ को खाया जाता है। तो आई थिंक जो प्रॉब्लम है मल्टीपल है। एक तो जैसे कि इस बार देखा गया है कि एक कंट्री की एक जगह की जो प्रॉब्लम थी वो पूरे दुनिया में फैल गई। तो अब ये सिर्फ सीमित नहीं है कि इंडिया में क्या हो रहा है या वियतनाम में क्या हो रहा है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। अब किसी भी कंट्री में अगर चीज़ इररिस्पॉन्सिबली हो तो वो पूरे देश में एक पैंडेमिक का रूप ले सकती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पर जो मास फैक्ट्री फार्मिंग है, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 90% से ज़्यादा वजह इसी के पीछे है। जो जानवरों के जरिए बीमारी हो रही है, यही एक बहुत बड़ी वजह है जो मांस के लिए फैक्ट्री फार्मिंग होती है, जहाँ पर जानवरों को ठूस कर रखा जाता है, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता, हार्मोन्स उनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। डॉक्टर मोहसिन, किस तरह के वायरसेस यहाँ पर आपको लगता है कि इस तरह से बनते हैं? कि हमने बात की थी चिमगादड़ की। पहले तो मैं डॉक्टर शिका को हेलो कर लेता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और शी वाज वेरी मॉडेस्ट इन यूजिंग द वर्ड एक्सोटिक फूड्स। ये तो बहुत ही गंदी चीजें हैं, चिमगादड़ का सूप पीना और ये सब स्नेक का गोश्त खाना, ये तो बहुत ही हॉरेंडियस अपराध है कि इन जानवरों को, वाइल्ड लाइफ को हम लोग जो है चाइना वगैरह कुछ कंट्रीज में खा रहे हैं। बट जो इस वक्त आपने सवाल पूछा है उसका ये है कि एनिमल्स हैव गॉट मोर इम्यूनिटी देन वी ह्यूमन बीइंग्स, लाइक बैट्स इम्यूनिटी इज 60 to 600 टाइम्स मोर देन मी एंड यू। तो बैट को जो वायरस ये प्रभावित नहीं कर रहे थे, सार्स वाले और इबोला वाले और ये जो अभी फैला है नोवेल कोरोना वायरस, स्वाइन ये वाला अपना कोरोना वायरस, तो ये एनिमल्स की इम्यूनिटी जो है वो इनकी अगेंस्ट दिस वायरस बहुत ज्यादा है। तो एक बैट 150 प्रजाति के वायरस को अपने शरीर पे रखती है, उसको कुछ नहीं होता, उड़ती रहती है, फिर उसका लोग सूप बना के पीते हैं, मार्केट में जाती है, दूसरे साफ एनिमल्स हैं उनके साथ वो बिकती है, या और जो एनिमल्स हैं। अच्छा, वहां क्या होता है बॉस, वहां हमारी तरह से मार्केट नहीं होते, वहां लाइव एनिमल्स को दिखा के और उनको फिर बहुत बेदर्दी से उनको मारा जाता है और वो पैक कर दिए जाते हैं। ये चीज बड़ी जघन्य घटना है, और इस तरह की जो मार्केट से ऑलरेडी, जैसे डॉक्टर शिका कह रही थी कि ये इस पे रोक लगनी चाहिए, रोक लगी हुई है। ये जैसे ड्रग्स बिकती है ना, इसी तरह ये अनऑथराइज्ड मार्केट्स हैं और ये बहुत छुप छुप के होता है काम, लेकिन पता सबको होता है। तो इसको जो है ये खासतौर से इंडोनेशिया और चाइना और एक और कंट्री है, शायद वो कोरिया है या वियतनाम है, आई डोंट ब्लेम एनी कंट्री, तो वो उनमें इस तरह के मार्केट्स आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने ये भी सुना था कि चाइना में फिर चोरी छुपे उन लोगों ने खोल लिया। इट्स ए बिग बिजनेस टू सेल, now I will use the word, these exotic products for the people who know this product executive filthy things। अभी आप किसी जैनी आदमी के सामने सब जिक्र कर दें तो वो कहेगा भैया ये बात मत करो, मुझे उल्टी आ रही है। तो ऐसा खाना जो हेल्दी ना हो, और ऐसे जानवर को देखिए, इस्लाम में एक बहुत अच्छा बताया गया फॉर्मूला, जो जानवर अन्न खाते हैं उनका गोश्त खाना हलाल है, जो जानवर मरी हुई चीजें खाते हैं उनका गोश्त खाना मना है, हराम है। तो इसी तरह से बहुत कम एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो अलाउ हैं, मसलन चिकन अलाउड है, कैटल में ये अलाउड है, वी नेवर अलाउ काउ, एक्चुअली इन इस्लाम काउ इज फॉरबिडन।
इसी तरह बकरा अलाउड है। तो ये और कोई जानवर अलाउड नहीं है कि आप सब कुत्ते को खा लिया काट के, और ये चिमगादड़ को खा लिया पका के, और सब आप सांप को काट लिया, पाइथन को काट लिया। क्या हो रहा है भाई? ये हमको वाइल्ड लाइफ को एक तरफ तो डिपार्टमेंट बनाया हुआ है प्रिजर्व करने का, दूसरी तरफ इसको बेचा जा रहा है काट काट के। ये गलत हुआ है। इसकी सजा प्रकृति ने, नेचर ने हमको दी है। मदर नेचर गीता में एक श्लोक है, उसमें मैं कल कहीं बताने जा रहा हूं ये बात, कि मदर नेचर रिबेल्स इफ यू बी मिसबिहेव विद द मदर नेचर। तो ये जो हमने ऑक्सीजन ओजोन लेयर में छेद कर दिया एनिमल्स को खा खा के, इतना सारा हम बीमार हो गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया, हार्ट अटैक्स हो गए यंग एज में, 23 साल के लोगों करती हैं को। कि वक्त आ गया है कि आप वेजिटेरियन बन जाए। WHO ने तो खैर कोरोना वायरस के चलते गाइडलाइंस भी जो डाली थी, उसमें कहा गया था कि आप एनिमल मार्केट्स बिल्कुल भी ना जाएं और जितना हो सके आप वेज डाइट पर फोकस करें। पीटा ने भी कई ब्लॉग्स लिखे जहां पर वेजिटेरियन होने पर ज्यादा तवज्जो दिया गया है। लेकिन एक तरफ तो यहाँ पर हम बीमारियों की बात कर रहे हैं जो कि जानवरों का मांस खाने से हो रही है, लेकिन साथ ही डॉक्टर शिखा कई सारे इसके बैकफायर चीजें होती हैं, पर्यावरण को लेकर हो रही हैं। इतना ही नहीं, फूड शॉर्टेज, फिशिंग, आपका जो पानी खराब होना या पानी ज्यादा लगना, तो ये सारे इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं जिन पर भी असर पड़ रहा है। पूरा जो इकोसिस्टम है वो हिला हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि इंसान की जो नीड है उसके लिए प्रकृति उसको सब कुछ देती है। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जिस तरीके से जैसे वेल फार्मिंग होती है अराउंड जापान, तो वेल फार्मिंग और कई इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं उनको खाया जाता है, और उस पर भी वो कई कोशिश कर रहे हैं कि बैन करें। जब मास लेवल पे इस तरह के जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं तो उनको उनमें से जो टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं, इसी तरीके से जब उनकी पैकेजिंग या कहीं उसमें केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, तो पहली बात है कि एक जो गरीब देश है, जैसे इंडिया में भी गरीबी है और कई देशों में गरीबी है, वहाँ पे अन्न खाने को लोगों को नहीं मिल रहा, तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है कि एक तरफ आपकी जो इम्बैलेंस ऑफ प्लानिंग, इम्बैलेंस ऑफ फूड, ये क्रिएट करता है। इसी तरीके से आई वुड से कि जिस तरीके से आप पूरी जो चेन है उसमें कितना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। ऑफ कोर्स कार्बन फुटप्रिंट बढ़ने के और भी कई कारण हैं, उसमें आई विल नॉट गो, बट अगर आप फूड को लेके चलें तो उसमें भी एक कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है, मोर सो व्हेन यू आर हैविंग मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ फूड्स। तो आई थिंक ऑफ कोर्स हम एकदम एक्सट्रीम पे नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाएगी, ऐसा शायद मुझे लगता है मुश्किल होगा, मगर एक रिस्पॉन्सिबल ईटिंग, जिसको मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबल ईटिंग, तो अगर उसको फॉलो किया जाए तो शायद हम एक बैलेंस ला पाएं अपने एक इकोसिस्टम में। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जैसे हम पेड़ काटते हैं, अगर हम ये डिसाइड करें कि हर पेड़ को काटने के समय हम 20 पेड़ और लगाएंगे और इतने ही पेड़ सिर्फ काटेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एकदम पेड़, हम अगर ज़रूरत है किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए तो उसके लिए शायद पेड़ कटेगा, मगर उसके बजाय अगर हम 20, 25, 30 जितना भी उसका बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है वो करें, तो शायद एक हम प्रकृति में बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्यों आपको नॉनवेज से वेज हो जाना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो जाना चाहिए, इस पर अब हमें फोकस करना है कि वेजिटेरियन होने में कितने सारे फायदे हैं, लेकिन ये सब डिस्कस करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कंज्यूमर अड्डा में हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्यों अब वेजिटेरियन डाइट का पालन करना चाहिए, और इस चर्चा में हमारे साथ अब नेचुरोपैथ डेरिल डिसूजा भी जुड़ गए हैं। उन्हीं के पास जाती हूँ मैं सीधा। डेरिल, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्यों वक्त आ गया है आपको वेजिटेरियन डाइट अब पालन करना चाहिए, जिस तरह की बीमारियां, इन्फेक्शंस होती भी हम देख रहे हैं। हमें ये जानना है आपसे, ये समझना है आपसे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि नॉनवेज जब आप खाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं जो आपको मिलते हैं, उसको डाइट में शामिल करना बहुत अनिवार्य होता है। क्या अगर आप पूरी तरह से वेज हो जाएंगे तो कोई स्पेसिफिक वाइटामिन्स की या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी आपकी डाइट में? नहीं, मैंने जो रिसर्च किया है और जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो एक्चुअली ऑब्जर्विंग लिविंग इकोसिस्टम्स, वो साइंस बहुत डीप है, और उसमें हम ये देखते हैं कि जो हम मांस खाना चाहते हैं गाय का या बकरी का,
तो उनको कहाँ से खाना मिलता है, उनको कहाँ से विटामिन B12 और कैल्शियम और वो सब कुछ मिलता है। वो तो सिंपली जो रॉ फूड है वो खाते हैं, और उनके जो बैक्टीरिया है सॉइल में वो भी मिलता है उनको, उनके गट पूरा माइक्रोफ्लोरा के लिए जो एक्चुअल डाइजेशन करता है और कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है सब खाने का। तो वो सही सब प्रैक्टिसेस नेचुरल फूड का करते हैं, वो कंप्लीटली वेजिटेरियन है। तो हम जो करते हैं हम कुछ शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं उसमें, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने तो सबके लिए इस पूरे धरती पे खाना बनाया है, और उनका काम इतना ही है कि उस खाने को वो ढूंढे और फिर डायरेक्टली खाएं। उसमें कोई पकाने का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ हम लोग करते हैं। तो हमको वो पहला देखना चाहिए था, और वो मैंने मेरे एक TEDx टॉक में बताया है। तो जब हमको ये साइंसेस नहीं पता है कि कौन से वेजिटेरियन खाना हमको खाना है, और ये जो नेचुरल स्प्रिंग वाटर है या जो वेल वाटर है उसमें करेक्ट रेंज ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम रॉ फूड खाएंगे हमारे रोज के मतलब सैलड्स के दरिया, तो हमको नॉर्मल हेल्दी गट बैक्टीरिया मिलता है। तो वो अगर हम सब करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा, और सब अगर नट्स, बीन्स, पीज, रूट्स, लीव्स, ग्रेन्स, पल्सेस वो सब हम खाएंगे तो उनका पचना और उनका कन्वर्जन इनटू न्यूट्रिएंट्स वो तभी कंप्लीट होगा जब भी हमारा इंटेस्टाइन्स में सही रेंज ऑफ बैक्टीरिया जम जाते हैं। जब एक तरह से आपकी पूरी बॉडी फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर मोहसिन, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी के बाकी हिस्से ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी भी काफी हद तक मजबूत हो जाएगी। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बात कही गई है कि अगर आप वेजिटेरियन बन जाते हैं तो हर साल हम जो मौतें होते हुए देखते हैं उनमें लगभग 6 से 10% तक की गिरावट आती हुई देखेंगे। हाँ, even people are talking about how much grazing field we require extra for these animals to graze, and if for 1 kilo of animal meat, each 1 kilo के लिए हमको 10 kg of the grains feed करना पड़ता है। और आपका दोपहर जब ये मैसेज आया कि मुझे ये बात करनी है, तो अब माय वाइफ वाज लिसनिंग द कॉल, तो मैंने वाइफ से कहा ये देखो क्या हो रहा है, ये नॉनवेज के लिए प्रोग्राम है। तो कहती है हाँ, लोग पिग्स को जो है ना वहाँ पे पिग फार्मिंग जहाँ होती है वहाँ पे खूब अच्छे अच्छे वो खिलाते हैं, लोबिये वाली दाल जो हम लोग खाते हैं पका के, और काजू खिलाते हैं। तो शी सेड के भैया खुद ही खा लो ना ये दाल और काजू, पिग को खिला के फिर पिग का मांस क्यों खा रहे हो? You are cycling it and recycling it. हाँ, it became a joke in the afternoon in my bedroom. तो ये जो लोग कर रहे हैं ना कि पहले तो आप जानवर को पाल रहे हो, उसके बाद उसको काट के खा के जा रहे हो, कितने निर्दयी हो तुम। अभी मैंने कहा ना, भगवान महावीर ने मास्क इसलिए लगाया था कि बैक्टीरिया मुंह में जाके हमारे हजम ना हो जाए, अब जीव हत्या ना हो जाए। हज में एक चींटी मर जाती है तो आपको करीब 56-57 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है, जो हम अंगवस्त्रम की हालत में होते हैं। तो हर धर्म में जीव हिंसा और हिंसा के बारे में रोकथाम है, हर धर्म में। तो जब ये है तो फिर ये हमने पता नहीं कहां से शॉर्टकट्स निकाल लिए। हो सकता है पाषाण युग में जब पत्थर वत्थर से लोग शिकार करते थे, जब वो सब्जियां नहीं होती थी, आदि मानव के समय में ये कुछ होता होगा, परिस्थिति है मेरे ख्याल से, तब शायद वो सही होगा। लेकिन अब तो हम इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होता हुआ देख रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर चेताया है कि जानवरों को इतना अनाज दिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हमें अनाज की कमी हो जाएगी। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर हम देखें तो हम फिलहाल ऐसी दुनिया में जी रहे हैं डॉक्टर शिखा, जहां पर 6 में से 1 व्यक्ति हर रोज भूखा मर रहा है। जी आप मेरे से जी डॉक्टर शिखा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप देखें कि कितनी गरीबी है देशों में, और अगर उन्हीं को सिर्फ अनाज मिले तो कई पूरे ग्लोबल जो हंगर है उसको इरेडिकेट किया जा सकता है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है फूड सिस्टम्स का, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि अभी डॉक्टर डिसिल्वा ने कहा कि हम
डाइट में जब सैलेड नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो कई बीमारियां होती हैं। और मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं, वो नॉन वेजिटेरियन, उनको बहुत पसंद है, तो वो कहते हैं कि हमें ये सब्जी और घास और सैलेड से अपना पेट नहीं भरना, हमें सिर्फ बटर चिकन और इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो मैं उनको समझाती हूँ कि अगर आप बैलेंस नहीं खाएंगे, अगर आप सब्जियां नहीं खाएंगे, खासकर सैलेड हमारे देश में बहुत कम खाया जाता है, और इसकी वजह से इनडाइजेशन और जो इंटेस्टाइन की कई बीमारियां हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें कि अगर हमारा इंटेस्टाइन बहुत एसिडिक हो जाए तो कई तरह के रोग, फ्रॉम कोलाइटिस टू ट्यूमर्स उसमें बढ़ने लगते हैं। तो ये जो सैलेड है या जैसे इस तरह की जो सब्जियां हैं, इसको खाना तो अनिवार्य है, मतलब इसको तो यू कैन नॉट लीव। आप बाकी जो भी खा रहे हैं इसको आप छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जैसे आपने कहा ही कि अगर हमारा अनाज सही जगह पहुंचे और सही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सही हो, और ग्लोबली अगर इस चीज़ को, अगर जैसे हमने इंसान को मून तक भेजा है, मगर ग्लोबल हंगर को हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट बीइंग मैनेज्ड एट अ वर्ल्ड लेवल। मतलब हर देश अगर इसमें आके जुड़ेगा तो शायद ग्लोबल हंगर खत्म हो सकती है। बिल्कुल, तो क्लियरली इस चर्चा से एक बात तो साफ निकल कर आती है कि हम सबको वेजिटेरियन हो जाने के लिए अब बहुत सारे रीजंस मिल गए हैं। हेल्थ तो एक बहुत बड़ी वजह है ही, लेकिन उसके साथ साथ पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में भी आपको योगदान देना है, आपको सहयोग देना है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में मेरे साथ आज शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।